नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। बीजेपी के साथ 1.5 दशक तक सरकार चलाने के बावजूद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी अपने सेकुलर कैडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया। आपको बता देते कि महागठबंधन के द्वारा इस बार अल्पसंख्यक वोटरों में गोलबंदी के दावे के बावजूद भी उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक का मोह नहीं छोड़ा। आपको बता देते बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार 21 अगस्त को पटना में अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के साथ मुख्यमंत्री सीधा संवाद करेंगे। अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रोड्यूसर। सवाल ये है कि ये कार्यक्रम क्या चुनाव की जेडीयू को फायदा मिल पाएगा? अब देखिए, अल्पसंख्यक समाज को अपना मैसेज देना चाहते हैं नीतीश कुमार कि भाई हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है। और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और अल्पसंख्यक समाज के लोग मानते भी हैं कि बाकी लोगों ने तो उनको डरा करके वोट लिया है, किसी ने बीजेपी का डर दिखाकर तो किसी ने कुछ डर दिखाकर। लेकिन नीतीश कुमार ने हमेशा अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है। बीजेपी के साथ 18-20 साल तक सरकार चलाने के बावजूद नीतीश कुमार ने कभी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया। अपनी शर्तों पर सरकार चलाई। अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं को कभी रोका नहीं, कार्यक्रम को रोका नहीं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस संवाद के जरिए अल्पसंख्यकों को मैसेज देना चाहते हैं कि आपको जो दूसरे दल के लोग हैं बीजेपी का डर दिखा के वोट लेते हैं, लेकिन मैं तो आपके लिए काम करता हूँ। 21 अगस्त को पटना के बापू सभागार में एक बड़ा संवाद कार्यक्रम का आयोजन पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। इसका नाम रखा गया है अल्पसंख्यक संवाद, जिसमें मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह के मौके पर मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से वो बातचीत करेंगे। और मदरसा बोर्ड के 100 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो इसे बिहार की राजनीति में बड़ा कदम माना जा रहा है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को सीधा संवाद करना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, खासकर तब जब मुस्लिम मतदाता राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। सर, दूसरी सवाल ये है कि बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोटरों का अहम भूमिका होती है। क्या इस बार नीतीश को उनका साथ मिल पाएगा या नहीं? देखिए, कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के बाद मुस्लिमों की गोलबंदी बढ़ी है, मुस्लिम बीजेपी से ज़्यादा नाराज हैं। और नीतीश कुमार चूंकि अभी हैं बीजेपी के साथ, तो उसका नुकसान हो सकता है। बीजेपी के विरोध में मुस्लिम महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद हो सकते हैं। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 17 पॉइंट से ज़्यादा है, 17.7, मतलब लगभग 18% है। 2023 की जातीय जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल आबादी लगभग 13 करोड़ है, जिसमें करीब 2 करोड़ 30 लाख मुसलमान हैं। करीब 87 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम समाज निर्णायक भूमिका में है। सीमांचल के किशनगंज में 68% हैं, कटिहार में 43%, अररिया में 42%, पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। और इतनी बड़ी संख्या में होने के कारण हर चुनाव में मुस्लिम वोटर कोसी सीमांचल में किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। हालांकि वे हमेशा एक ही पार्टी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन पिछले कई चुनाव में उनका बड़ा हिस्सा महागठबंधन और कांग्रेस के साथ गया है। लेकिन अब तो एम आई ए आई एम आई के प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है, मतलब ओवैसी का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। सर, सवाल ये है, जैसा कि आपने बोला एएमआई का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो जिस तरीके से ऐसे में मुस्लिम वोटर्स किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। देखिए, एमआईएम का तो प्रभाव बढ़ा ही है। पिछले विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन 4 विधायक भाग कर चले गए आरजेडी के साथ। तो एमआईएम इस बार मांग कर रहा था कि महागठबंधन में उसको जगह मिले, लेकिन महागठबंधन ने नो कह दिया। नो भी नहीं कहा, हाँ भी नहीं कहा, मतलब भाव नहीं दिया। तो अब महागठबंधन के खिलाफ ही वो मैदान में हुंकार भर रहे हैं। और 50 से ज़्यादा सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ सकता है कोसी सीमांचल में। और जहां दूसरे जगहों पर अल्पसंख्यकों की आबादी अच्छी है, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। मुस्लिम वोटरों में डिवीजन होगा, क्योंकि जो यंग मुसलमान है वो ओवैसी को ज़्यादा फॉलो करते हैं और तेजस्वी यादव को नहीं। और वो सवाल भी कर रहे हैं कि भाई हमारी आबादी 18% है, तो राज आप कैसे करेंगे 14% वाले। ठीक है, तो पढ़े लिखे जो मुसलमान हैं, यंग युवा लोग हैं, वो ओवैसी का साथ देते हैं, तभी तो 5 सीट जीत गए। तो ओवैसी अगर अकेले चुनाव में खड़ा होंगे तो चुनौती बढ़ाएंगे। ओवैसी के कारण क्या होता है कि कोसी सीमांचल में वोटों का ध्रुवीकरण होता है।
अल्पसंख्यक गोलबंद होते हैं। जब अल्पसंख्यक गोलबंद होते हैं तो हिंदू भी गोलबंद होने लगते हैं। तो हिंदू जब गोलबंद होते हैं तो भारी बीजेपी पड़ जाती है। तो तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि वो ओवैसी को साथ लें। अगर वो ओवैसी को महागठबंधन साथ ले लेता तो जबरदस्त ध्रुवीकरण होता और उसका सीधे फायदा बीजेपी को, एनडीए को मिल सकता था। तो तेजस्वी ने छोड़ दिया कि ठीक है चलो अकेले रहो, ताकि ये मैसेज रहे कि आप बीजेपी की बी टीम हो, वोट कटवा हो और इसका नुकसान आपको पहुंचे। लेकिन अब देखिए क्या होता है, क्योंकि ये सर सवाल ये उठता है कि जैसे कि आरजेडी का ज़्यादा सपोर्टर मुस्लिम ही होता है, तो क्या इस तरीके का प्रभाव पड़ सकता है? देखिए आरजेडी को मुसलमान पसंद नहीं करते हैं, मजबूरी में वोट देते हैं। उनको बीजेपी को हराना है तो किसको वोट देंगे? उनके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन अब ऑप्शन के रूप में तो एमआईएम के सुप्रीमो भी हैं और प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। तो कुछ मुसलमान वोट तो एमआईएम को तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्रशांत किशोर भी युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। तो चुनौती बढ़ेगी। अब मुझे लगता है सीमांचल और पसमानदा मुसलमानों के बीच पकड़ बनाने की कोशिश नीतीश कुमार ने हमेशा की है, और कुछ वजहों से सीमांचल में उनको पसमानदा का बहुत समर्थन भी मिला है। लेकिन अब नीतीश कुमार का रिकॉर्ड मुस्लिम समाज से जुड़े फैसलों जैसे कब्रिस्तान की घेराबंदी, छात्रवृत्ति, आरक्षण, अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं में मजबूत रहा है। जब जेडीयू का गठबंधन आरजेडी से रहा तब मुस्लिम वोटर का उनका पूरा साथ मिला उनको। लेकिन जब एनडीए के साथ वो आए तो अल्पसंख्यक वोटर ने उनसे दूरी बना ली है। तो कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को समझाया जाए कि भाई मेरे साथ रहने से आपका ज़्यादा फायदा है। अब नीतीश कुमार मुस्लिम नेताओं को आगे ला रहे हैं इस गोलबंदी के लिए। अल्पसंख्यक संवाद जैसे कार्यक्रमों के भरोसे वो भरोसा बहाल करना चाहते हैं, ताकि मुस्लिम समाज में फिर से अपनी पकड़ वो बना सकें। बिहार की मौजूदा राजनीति में मुस्लिम वोटरों का रुख कई बातों पर तय होगा। वोट बंटवारा, नेतृत्व पर भरोसा, महागठबंधन की मजबूती। लेकिन एक बात तय है कि बिहार में सत्ता तक पहुंचने के लिए मुस्लिम वोटरों का समर्थन बेहद जरूरी है। बिना मुस्लिम वोटर के समर्थन के सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? उन्हीं की है। अब लगभग 18% है। बिहार में दूसरे नंबर पर यादव हैं, तीसरे नंबर पर मलाह हैं, और फिर अगली जातियों के लोग हैं। पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग 36% है। तो 36% जो अति पिछड़ा है वो तो अभी तक बीजेपी के साथ खड़ा दिख रहा है। दलितों के वोट में भी डिवीजन है, 50% एनडीए के साथ तो 50% महागठबंधन के साथ। तो तेजस्वी यादव की चुनौती बढ़ेगी मुझे लगता है नीतीश कुमार की इस कोशिश से और एमआईएम के चुनाव मैदान में होने से। और ये इस संवाद से एनडीए प्लस नीतीश कुमार जेडीयू को भी फायदा मिलेगा, और जहां तक नुकसान करा पाएंगे तो अब देख, कोशिश तो सब करती है पार्टियां ना, तो नीतीश कुमार चुपचाप क्यों बैठ जाएंगे और ये क्यों मान लेंगे कि भाई मुसलमान हमको वोट ही नहीं देगा? जो मुसलमान पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं कि नीतीश कुमार ने उनके लिए काम किया है, वो वोट दे भी सकते हैं। तो जीत हार तो अलग बात है, और केवल मुस्लिम किसी एक जाति, एक मजहब के बलबूते आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आप चुनाव जीतने में अहम भूमिका निभाते हैं ये वोटर। बिहार में तो मजहब और जाति का ही राजनीति होता आ रहा है। हाँ, लेकिन अभी माहौल बदल रहा है। प्रशांत किशोर ने एक नया ट्रेंड सेट किया है। विकास की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, नेता एक दूसरे के क्वालिफिकेशन गिना रहे हैं, अपना क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। तो अब युवा वोटरों के आगे आने से हलचल बढ़ी है। उनकी पसंद भी अलग है, और उनकी पसंद के हिसाब से नेताओं को बात करनी पड़ रही है। तो कौन विकास की बात करता था, कौन शिक्षा की बात करता था? नीतीश कुमार कहाँ सुन रहे हैं? टीआरई 4 के लिए बच्चे आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, एसटीएटी के लिए भी मांग कर रहे हैं, कहाँ नहीं, सुन रहे सुन रहे हैं ना, उन्होंने डोमिसाइल लागू कर दिया, और टीआरई 4 से ही डोमिसाइल लागू हो गया है। अब 80% हैं? वो पत्र, जो ऐसे पत्र जो भी 2023 से 25 वाले सेशन के बच्चे हैं, जो अब एसटीएटी नहीं निकालेंगे तब तक वो तो टीआरई 4 में बैठ नहीं पाएंगे सर। हाँ, वही तो मांग कर रहे हैं कि पहले एसटीईटी का एग्जाम कराइए, क्योंकि उनका कहना है कि भाई हमने पीएचडी की है अपना घर जमीन बेच के, कर्जा लेके, और हमारी पात्रता परीक्षा ही नहीं लेंगे तो फिर हम शिक्षक के परीक्षा में शामिल कैसे होंगे, और हमको मौका ही नहीं मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि पहले हमारी पात्रता परीक्षा करा लीजिए, तब शिक्षक की परीक्षा कराइए, शिक्षक भर्ती परीक्षा। इसी को लेकर आंदोलन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी, आप चिंता मत करिए। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।